तू अपनी अब पूरी ज़िंदगी इस अधूरी माफ़ी के साथ ही गुजारेगा। साहिल के कानों ने अपनी बड़ी बहन ममता के शब्द गूंजते जा रहे थे। शीशे के आगे खड़ा वह बहुत महंगे गहरे नीले रंग के सूट के साथ मेहरून रंग की टाई लगा रहा था। पैरों में बहुत महंगे ब्रांडेड जूते पहने साहिल के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आज उसका बहुत बड़े स्तर पर इंटरव्यू था जहां हजारों लोग मौजूद होने थे और टीवी पर भी उसका लाइव शो आना था। उस इंटरव्यू के बारे में विचार करते करते मन के साथ दिमाग पीछे जाने लगा था, करीब 20 साल पीछे। मन और दिमाग की उधेड़-बुन में उलझने ही लगा था कि दरवाजे की घंटी बजी। साहिल ने दरवाज़ा खोला तो उसका सहायक था। सर, आपको स्टेज पर बुला रहे हैं, सहायक बोला। 2 मिनट तक उसको देखा और ठंडी सांस लेकर साहिल बोला, हाँ आता हूँ। अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर होटल के कमरे से बाहर आया और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए स्टेज पर पहुंचा। इंटरव्यू खत्म करके वह अपने कमरे में आ जाता है और बिना कपड़े बदले थके शरीर और मन से सोफे पर बैठ जाता है और फिर 20 साल पीछे चला जाता है। एक कॉलेज में साहिल और उसके 2 दोस्त राजीव और अमित क्लास छोड़कर कैंटीन में मटर गश्ती कर रहे हैं। साहिल हमेशा की तरह पैसे की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। यूँ तो उसके दोस्त भी तरक्की में विश्वास रखते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें साहिल की तरह हर तरीका मंजूर नहीं था। साहिल ने कई बार कॉलेज में लड़कों को इम्तिहान से पहले फर्जी प्रश्न पत्र देकर पैसे लिए, तो कभी कार और मोटरसाइकिल की गैरकानूनी रेस का सट्टा लगाया। उसका बस एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरीके से ज़्यादा पैसे उसके पास आ जाए। घर में पता चलने पर साहिल को अक्सर माँ बाप की कड़ी फटकार झेलनी पड़ती थी। दीदी ने भी कई बार प्यार से समझाया कि अमीर बनने का उसका रास्ता गलत है, लेकिन साहिल के कानों पर तो जैसे जूं तक नहीं रेतती। एक दिन साहिल को कहीं से पता चला ही मेहता कंपनी हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों में से एक है। एक अजीब सा प्रस्ताव निकाला है। उनकी एक डूबते हुए उत्पाद को अगर कोई अपनी समझदारी से मुनाफे में बदल दे तो वह उस इंसान को अपनी कंपनी का मार्केटिंग हेड बना देंगे। यह पढ़कर साहिल ने मिस्टर अमन मेहता से मिलने के लिए अपना नाम लिखवा दिया। जब वह मिलने गया तो और भी कई लोग वहां बैठे थे। साहिल का नाम आने पर वह मिस्टर मेहता से मिला। अपने चालाक दिमाग से उसने मिस्टर मेहता को अपना आइडिया दिया। मिस्टर मेहता को साहिल की बात पसंद आई। साहिल का तेज़ दिमाग से 6 महीने में उसने कंपनी को उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा कराया। मिस्टर मेहता ने बहुत खुश होकर साहिल को मार्केटिंग हेड बना दिया, पर साहिल वहाँ डिपार्टमेंट हेड नहीं, कंपनी का मालिक बना आया था। उसने धीरे धीरे मेहता जी के दिलो दिमाग पर काबू करना शुरू करा और बहुत ही जल्दी ऊंचाइयां चढ़ने लगा। ऑफिस तो क्या, घर में भी सबको उसकी चालाकी समझ आ रही थी। पर मिस्टर मेहता पर ना जाने उसने क्या जादू कर रखा था। उसकी लालच की हद पार हुई जब साहिल ने चालाकी से खास कागज़ों पर मिस्टर मेहता के सिग्नेचर लिए। उसने साफ साफ लिखा था कि मिस्टर मेहता ने अपनी सारी पोजीशन और पैसा साहिल के नाम कर दिया है, लेकिन अपने विश्वास के चलते उन्होंने कागज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझी थी। साहिल मेहता जी की दिल की बीमारी को भी अच्छी तरह जानता था। यह बात किसी तरीके से साहिल के पिता की नज़र में आ गई। उन्होंने उसको साफ साफ धमकाया, तो तू यह मिस्टर मेहता के सिग्नेचर करे हुए कागज़ जला दिया, नहीं तो आज से मैं तेरे लिए मर गया। यह समझ ले, पैसे और रुतबे का नशा इतना था कि साहिल जैसे कानों से ही नहीं दिमाग से भी बहरा हो गया था। उसने अपने पिता को कुछ जवाब नहीं दिया और घर छोड़कर चला गया। साहिल ने जब मिस्टर मेहता को कागज़ दिखाया तो उनको बहुत गहरा सदमा लगा और अपनी बीमारी के चलते उन्हें बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनका निधन हो गया। मिस्टर मेहता के आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए साहिल के लिए दुनिया वाले को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान था। बस जो चाहता था उसे वही मिल गया। ज़िंदगी का पूरा ऐशो आराम काटने लगा। अपने घर वालों को तो वह कब का भुला चुका था। पिता की मौत की खबर भी उसके करोड़ों की बिजनेस के आगे बेईमानी थी। वह उसके अंतिम दर्शन और संस्कार के लिए भी नहीं गया। माँ और दीदी को इतना धक्का लगा कि बाद में दीदी की शादी की भी उन्होंने साहिल को कोई खबर नहीं की। साहिल को कहीं से पता चला, लेकिन अपने घमंड में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसने माँ या दीदी को फ़ोन भी नहीं किया।
कहते हैं पैसा हर सुख सामान दे सकता है, लेकिन सुकून और अपनों का सच्चा प्यार नहीं। रोज़ वही बड़े लोग, बड़ी बिजनेस डील और बड़ी बड़ी बातें। साहिल के पास अलग कहने को कुछ भी नहीं था, उसका अपना कोई नहीं था। शादी को भी उसने एक बंधन समझा था। आज वह पूरी तरीके से बिल्कुल अकेला था। धीरे धीरे अकेलापन उसको खाने लगा था। बाहर वाला कोई उसको अपना नहीं समझता था, और जो अपने थे उनको वह कब का पीछे छोड़ चुका था। आज सुबह उसने बहुत बेचैन होकर अपने घर फ़ोन किया था, माँ से बात करने के लिए। दीदी ने फ़ोन उठाया और बहुत रूखे लहजे में उसे बताया कि माँ का तो 2 दिन पहले ही स्वर्गवास हो गया था। यह सुनकर वह भुचका रह गया था। एक मौका था माफ़ी मांगने का, वह भी हमेशा के लिए चला गया। दीदी के आखिर शब्द उसको अधूरी माफ़ी के साथ जीना पड़ा। सुनकर उसने फ़ोन रखा। जब अपनी सोच से बाहर आया तो वह सोफे से उठा और उसने दीदी को फिर से फ़ोन मिलाया माफ़ी मांगने के लिए। दीदी ने फ़ोन उठाया और बस इतना कहा, जिनकी माफ़ी तुझे मिलनी चाहिए थी वह तो कब के चले गए, और रही बात मेरे लिए तो तू मेरा छोटा सा गुड्डा भैया ही रहेगा। मिस्टर साहिल को मैं नहीं जानती। जब भी गुड्डू का मन मुझसे मिलने का करे वह कभी भी आ सकता है। साहिल ने दीदी की बात सुनकर वह समझ गया कि उसे अब उसकी भी अधूरी माफ़ी के साथ ही जीना पड़ेगा, क्योंकि गुड्डू को तो साहिल एक बड़ा उद्योगपति कब का मार चुका था। मन में बस यही ख्याल आ रहा था, बहुत रफ्तार में दौड़ता चला आया हूँ, पीछे की कई गलतियाँ छोड़ आया हूँ। सूखी आंखें, काली रातें, रोते दिलों में कई अरमान तोड़ आया हूँ, पीछे कई गलतियाँ छोड़ आया हूँ। अपने के सपने तोड़े, बनते रिश्ते छोड़े, प्यार भरे दिलों को कुचल आया हूँ, पीछे की कई गलतियाँ छोड़ आया हूँ। रूह को रंग सुनहरा छोड़ा, काला भाने लगा, चेहरे पर रोज नया मुखौटा लगाने लगा। आईने के पीछे मासूम चेहरा भूल आया हूँ। नहीं कोई माफ़ी मुझे उनकी, पीछे तो गलतियाँ छोड़ आया हूँ।